नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। रमा देवी बहुत बीमार थीं। डॉक्टर ने अत्यधिक देखभाल की ज़रूरत बताई थी। इलाज लंबा चलने वाला था, जिसमें उचित दवाइयों के साथ साथ समुचित परहेज भी बताया गया था। स्थिति ये थी कि या तो महीनों अस्पताल में भर्ती रहती या घर में अस्पताल जैसा माहौल बना दिया जाता। आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि सब कामकाज छोड़कर बस अस्पताल के चक्कर लगाए जाएं और रोज़ाना बेड चार्ज के नाम पर एक बड़ी रकम जमा करवाई जाए। फिर डॉक्टर ने ही रमा देवी के बड़े बेटे सौरभ को सलाह दी कि मम्मी को घर ले जाओ, परहेज और ध्यान से रखना, सुबह शाम आकर मैं देख जाऊंगा। डॉक्टर संयोगवश उनके बेटे के साथ स्कूल में पढ़ चुका था। तब से नैना देवी का कमरा हॉस्पिटल वार्ड बना हुआ था। वादे के मुताबिक डॉक्टर पीयूष रोज़ सुबह शाम आते और रमा देवी का चेकअप करते, दवाइयाँ ज़रूरत के हिसाब से घटाते बढ़ाते। धीरे धीरे रमा देवी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था। ज्यों ज्यों तबीयत सुधर रही थी, चेतना भी जागृत हो रही थी। अब उन्हें हर छोटी बड़ी बात समझ में आ रही थी। उनमें से कुछ बातें उन्हें बुरी तरह से खटक रही थीं। बहू संध्या खाना व दवाइयाँ तो समय पर देती थी, लेकिन अपना समय नहीं दे पाती थी। रमा देवी अपने कमरे में अकेले पड़ी पड़ी कब तक टेलीविज़न या मोबाइल से दिल बहलाती। उनका भी जी चाहता था कि कोई उनके पास बैठे, उनसे बातें करे, पर घर में लोग ही कितने थे। बेटा अपना व्यापार छोड़कर घर नहीं बैठ सकता था। दुकान अधिक दिनों तक बंद रहती तो नियमित ग्राहक भी दूसरी दुकान पर चले जाते हैं, और ग्राहक ही बंद तो दुकान का किराया भी घर से देना पड़ता। बहू घरेलू कामों में ही इतना व्यस्त रहती थी कि उनके पास क्या ही बैठती। खुद ढंग से पूरी नींद भी नहीं ले पा रही थी। सास को रात रात भर उठकर देखती थी, समय पर परहेजी खाना बनाकर खिलाती थी। ये भी उसके लिए अधिक मेहनत ही थी। एक पोता और एक पोती थी। दोनों बच्चों को स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क से ही फुर्सत नहीं थी। बेटा देर रात को घर लौटता, 2-4 मिनट उनके हालचाल पूछने आता, एक आध बार सिर पर हाथ फेर देता, कुछ बातें कर लेता। कई बार ऐसा भी होता कि बेटा पास में बैठा रहता और कोई फ़ोन आ जाता। फिर बेटे की नज़र जरूर माँ पर होती थी, पर ध्यान फ़ोन पर हो रहे वार्तालाप पर होता। बुरा हो कोरोना का, जब से ये रोग आया है, लोगों ने बीमारों का हालचाल ही पूछना छोड़ दिया है। पहले लोग बीमार के पास घंटों बैठते थे, अब तो वही मदद करता है जिसकी बहुत मजबूरी हो, लेकिन वह भी एहतियात बरतता है, सावधानी रखता है, जो सही भी है। 4 साल पहले रमा देवी के पति का हृदयाघात से देहांत हो गया था। वे बस 55 वर्ष के ही थे जब चल बसे। रमा देवी के 3 बच्चे थे। उनका बड़ा बेटा सौरभ, उसके बाद बेटी नेहा और छोटा बेटा गौरव। गौरव एयरफोर्स में था और आजकल ग्वालियर था। हर तीसरे साल उसका तबादला हो जाता था, इसलिए यहाँ की घर गृहस्थी के काम में उससे अपेक्षा करना व्यर्थ था। वे सिर्फ छुट्टियाँ बिताने घर आते थे और रमा देवी के कानों में बड़ी बहू के खिलाफ जहर भरते थे। बड़ा बेटा ही माँ की सेवा करता था, लेकिन उसका कोई मोल न था। पर छोटी बहू खुद की रिटायर की हुई 2-4 साड़ियाँ अच्छे से प्रेस और पैक करवा कर ला देती तो वह भी बहुत बड़ा उपहार होता। बड़ा बेटा माँ के सारे खर्च झेलता था, उसकी कोई कदर न थी। पर जाते हुए छोटा बेटा 5-10 हज़ार रुपये नगद माँ के हाथ में देता था, तो वह बहुत बड़ी सौगात समझी जाती थी। बेटी सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे शहर में रहती थी। दामाद सरकारी अधिकारी था। नवासी नवासी पोते पोती से बड़े थे, बल्कि इतने बड़े थे कि माँ के बिना आराम से रह सकते थे। 20 साल की नवासी तो किचन भी संभाल सकती थी। बड़ी बहू संध्या के भी 2 बच्चे थे। बेटी लगभग 15 साल की थी और बेटा 12 साल का था। संध्या का मायका भी दूसरे शहर में था, जो लगभग 150 किलोमीटर दूर था। देखा जाए तो बात कुछ भी नहीं थी। रमा देवी समझदार महिला थीं। वह समझती सब कुछ थीं, पर मन की भावनाओं के आगे विवश थीं। दरअसल रमा देवी का पूरा ख्याल रखा जा रहा था, पर बहू तो बहू होती है, बेटी की जगह कैसे ले पाती।
रमा देवी अक्सर अपने फ़ोन से नेहा को फ़ोन करती और नेहा बात बात पर उनको भड़काती कि देखा माँ, भाभी को तुम्हारे पास बैठने की जरा भी फुर्सत नहीं है। काम ही क्या है घर में, लेकिन फिर भी ये दिखाती फिरेंगी कि जैसे बहुत काम करती हैं। ये नहीं कि तुम्हारे पास बैठे बैठे ही थोड़ा काम निपटा लें। अरे कौन सा तुम्हें छूत की बीमारी है जो उड़कर उन्हें लग जाएगी। इस तरह की बातें वे अक्सर करती जब भी रमा देवी उससे अपने अकेलेपन का रोना रोती। भाभी के खिलाफ बोले गए ये शब्द रमा देवी के कानों को सुख देते। आज सुबह से ही रमा देवी को कई कई बार चाय पीने की इच्छा हो रही थी। चाहती तो बैठ के बगल में लगे बेल का बटन दबाकर संध्या को बुला सकती थी। यह बटन लगवाया ही इसलिए गया था कि अगर उनकी आवाज़ सुनकर घर का कोई न कोई सदस्य तुरंत उनके पास पहुंच जाए। लेकिन रमा देवी ने वो बटन दबाने की जगह अपनी बेटी को फ़ोन मिलाना ज़्यादा उचित समझा। मैं ही क्यों हर बार बेल बजाऊं? क्या वो बीच बीच में खुद आकर नहीं पूछ सकती कि कुछ चाहिए तो नहीं? बेटी के फ़ोन उठाते ही रमा देवी ने शिकायतों का पिटारा खोल दिया। दबे स्वर में अपने मन की भड़ास निकालती रहीं। जब मन का गुबार कुछ हल्का हुआ तो बेटी से बोली, अब तो तुम भी मिलने नहीं आती। मम्मी, दूसरे मोहल्ले से नहीं, दूसरे शहर से आना है। जब चाहूँ तब स्कूटी स्टार्ट की और आ गए, ये नहीं हो सकता। फिर मैं क्या करूँ? अब मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता यहाँ। मैं संध्या भाभी से बात करती हूँ। अरे नहीं, उससे कोई बात मत करना। वो खामखा झगड़ा करेगी, मुझसे भी और तुमसे भी। तो फिर मम्मी करना क्या है? मुझे अपने साथ ले चलो। उन्होंने बेटी से याचना सी की। मम्मी पागल ना बनो। डॉक्टर ने तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है। मैं अगर लाना भी चाहूँ तो भी ये संभव नहीं। चलो एक काम करती हूँ, मैं इनसे बात करके बताती हूँ। ठीक है बेटी, कहकर नेहा ने फ़ोन रख दिया, लेकिन फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। रमा जी ने देखा, अरे फ़ोन तो कटा ही नहीं। तो जैसे ही उन्होंने फ़ोन काटने के लिए उंगली उठाई, उनके कानों में उनके दामाद राहुल की आवाज़ आई। क्या कह रही थी तुम्हारी मम्मी? मम्मी चाहती हैं कि मैं उन्हें यहाँ ले आऊँ। तो ले आओ ना, प्रॉब्लम क्या है? एक तो डॉक्टर ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है, दूसरा 200 किलोमीटर की यात्रा कैसे कर पाएंगी? वो सब प्रबंध हो जाएगा। चाहो तो ट्रेन से कंफर्टेबल जर्नी करवा दूँ या एसी एम्बुलेंस का इंतज़ाम भी हो जाएगा, या फिर तुम ही कुछ दिनों के लिए उनके पास चली जाओ। जी नहीं, एक तो मैं अपना घर अस्पताल नहीं बनाना चाहती, दूसरा मैं उनकी आया भी नहीं बनना चाहती। देख लो, मम्मी तुम्हारी हैं। बाद में ये मत बोलना कि मेरे कारण तुम अपनी मम्मी को यहाँ ना ला सकी। मुझे उनके आने से कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें क्यों दिक्कत होगी? तुम्हें तो मौका मिल जाएगा अपने माँ बाप को गांव से यहाँ लाने के लिए। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। राहुल का झुंझलाया स्वर रमा देवी के कानों में पड़ा। उनसे आगे और कुछ नहीं सुना गया। उन्होंने फ़ोन काटकर धीरे से बिस्तर पर रख दिया। उधर से आ रही आवाज़ दूर की थी, लेकिन स्पष्ट थी। रमा देवी ने सब कुछ सुना था और समझा भी था। वे सोचने लगीं, वाह बेटी वाह, सिर्फ तुम्हारी बातें ही मीठी मीठी होती थीं। भाभीयों में कमी ढूंढने वाली, माँ को भड़काने वाली। तुम मायके अपनी मर्जी से तो आ सकती हो, लेकिन मेरे बुलाने पर नहीं आओगी। जैसे मायका कोई पिकनिक स्पॉट हो, जहाँ जब मर्जी हो आओ, जब मर्जी हो चले जाओ। अच्छा खाना, सैर सपाटा, लौटते समय नेक भी। वाह भाई वाह, मज़े ही मज़े। रमा देवी अभी विचारों के भंवर से निकल भी नहीं पाई थी कि अंदर के कमरे से एक जोर की चीख आई और जल्दी ही तेज क्रंदन में बदल गई। रमा देवी ने आवाज़ पहचान ली। संध्या दहाड़े मार मार कर रो रही थी। रमा देवी के मन में घोर अनिष्ट की आशंका हुई और अब वे पलंग पर लेटी न रह सकी। वे पूरी शक्ति लगाकर पलंग से उतरी और छोटे छोटे कदमों से संध्या के कमरे में पहुंची। संध्या कमरे के फर्श पर बैठी रो रही थी। क्या हो गया संध्या? रमा देवी ने घबराहट से पूछा। वो मेरे पापा। क्या हुआ तुम्हारे पापा को? मम्मी, पापा ख़त्म हो गए। घर से ऑफिस के लिए निकले थे बाइक से, लेकिन आज हेलमेट घर पर ही भूल गए थे। किसी कार वाले ने टक्कर मार दी और पापा का सर सड़क से टकराकर फट गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। संध्या ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात पूरी की और सास के कदमों से लिपटकर रोने लगी। रमा देवी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे मौखिक सांत्वना देती रहीं। जो हुआ सब विधि का विधान समझो। अब अपना कर्तव्य पूरा करो। मायके जाने की तैयारी करो। 150 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा
3 घंटे में पूरी हो जाएगी। पर मम्मी, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मेरा मोबाइल लाकर दे और अपना सामान पैक कर। संध्या ने मोबाइल रमा देवी के हाथों में थमा दिया। रमा देवी ने बेटे सौरभ को फ़ोन लगाया और पूरी बात बताई और आदेश दिया कि तुरंत या तो दुकान बंद करे या नौकरों के हवाले करे और संध्या को लेकर उसके मायके जाए। पर माँ, आपको ऐसी हालत में छोड़कर कुछ नहीं होगा मुझे। मैं कुछ दिन पीयूष के नर्सिंग होम में भर्ती हो जाऊंगी। बच्चों को भी साथ लेता जा। बेटा, लड़की के लिए उसका मायका सिर्फ छुट्टियां बिताने की जगह नहीं होती। मायके के प्रति भी उसे कुछ कर्तव्य होते हैं जिसे पूरा करना ही होता है। माँ, आप कहो तो नेहा को आने को बोल दूँ? तुम कोशिश करके देख लो, पर मैं गारंटी देती हूँ कि वह नहीं आएगी, क्योंकि उसे मेरी आया नहीं बनना। देख लेना, वे कोई ना कोई बहाना बना ही देगी। अगले 2 घंटों में रमा देवी पीयूष के अस्पताल में नर्सों के हवाले थीं और दूसरी तरफ संध्या पति और बच्चों के साथ मायके की तरफ जा रही थी। पिता की मृत्यु का वह शोक मना रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये संतुष्टि भी थी कि रमा देवी जैसी समझदार महिला उसकी सास थीं, जिन्होंने उसकी सेवा और निष्ठा को आखिरकार समझ ही लिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।